मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है विक्टोरियन एज। ये टॉपिक अपने बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के 5th यूनिट में है और बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के 5th यूनिट में 2 लिटरेरी पीरियड्स के बारे में बात की गई है, जिसमें से एक है विक्टोरियन एज और सेकंड वन है द 20th सेंचुरी लिटरेचर। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम विक्टोरियन एज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ विक्टोरियन एज। तो बच्चों द टाइम पीरियड ऑफ विक्टोरियन एज इज 1837 टू 1901, मतलब 1837 से लेके 1901 तक का जो टाइम पीरियड था या जो टाइम था वो विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है। बट बिफोर गोइंग टू विक्टोरियन एज वी शुड डिस्कस सम किंग ऑफ रोमांटिक पीरियड। तो बच्चों अगर हम बात करें 1837 जो स्टार्टिंग पॉइंट है या स्टार्टिंग ईयर है किसका, विक्टोरियन एज का, इससे पहले अगर हम जाएंगे या इससे पीछे जब हम जाएंगे तो हमें एक दूसरा पीरियड देखने को मिलेगा, वो कहलाता है रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड जो कि स्टार्ट हुआ था 1798 से और लास्ट हुआ था उसका 1837 में। तो बच्चों विक्टोरियन एज कैसे आया, कैसे स्टार्ट हुआ विक्टोरियन एज, इसको समझने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी रोमांटिक एज के बारे में ले लेनी चाहिए ताकि हम आगे की चीज़ों को ईजिली गेट कर सकें या अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम देखते हैं थोड़ा सा पीछे जा करके 1837 से पहले अगर हम जाएंगे तो रोमांटिक पीरियड चल रहा होता है और रोमांटिक पीरियड में एक राजा रूल कर रहा होता है ब्रिटेन के सिंहासन पे, जिसका नाम होता है जॉर्ज थर्ड। जॉर्ज थर्ड थोड़ा सा साइको था, मतलब थोड़ा सा दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं थी, तरह तरह के रूल्स रेगुलेशन लागू करता था। इसके बाद इसके 2 बेटे थे बच्चों, एक तो था जॉर्ज फोर्थ और एक था विलियम फोर्थ। इसके 2 बेटे थे, जॉर्ज फोर्थ और विलियम फोर्थ। तो जॉर्ज थर्ड के बाद जो राजा बनता है वो बनता है जॉर्ज फोर्थ, थोड़े समय के लिए राजा बनता है। उसके बाद राजा बन जाता है विलियम फोर्थ। जब विलियम फोर्थ बनता है ये भी थोड़े समय के लिए, कुछ सालों के लिए राजा बनता है, फिर इसकी डेथ हो जाती है। जब इन दोनों की डेथ हो जाती है तो इंग्लैंड के सिंहासन पे राज करने वाला कोई नहीं था, मतलब जेंट्स में कोई नहीं बचा राज करने के लिए। तो उसी समय विलियम फोर्थ की एक भतीजी थी, नीज थी, जिसका नाम था विक्टोरिया। ये 18 साल की उम्र में इंग्लैंड के सिंहासन पर असेंड होती है या विराजमान होती है। कब? 1837 में। तो नाम विक्टोरिया है और ये इंग्लैंड के सिंहासन पे 1837 में आ रही है, इसी वजह से इस एज का नाम जाना गया विक्टोरियन एज या इसको विक्टोरियन एज भी कहा जाता है। साथ ही साथ बच्चों आपको ये भी बता दूं कि इसने 1837 से लेकर के 1901 तक, मतलब 1837 टू 1901 तक इसने सिंहासन पे रूल किया या ब्रिटेन पे रूल किया, मतलब ऑलमोस्ट 64 ईयर्स। और ये पूरे ब्रिटेन के हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे लंबा पीरियड था किसी राजा का। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको समझ में आ गई कि रोमांटिक पीरियड का एक राजा था जॉर्ज थर्ड, थोड़ा सा साइको था। उसके बाद उसका बेटा राज करने के लिए आया जिसका नाम था जॉर्ज फोर्थ। इसकी मृत्यु के बाद इसका भाई जॉर्ज फोर्थ का भाई विलियम फोर्थ सिंहासन पे आता है और फिर इसकी भी मृत्यु हो जाती है, तब कोई नहीं बचता। तो इसकी एक भतीजी होती है जिसका नाम है विक्टोरिया। तो ये क्वीन विक्टोरिया के नाम से इंग्लैंड के सिंहासन पर 1837 में असेंड होती है या आती है और ये 1837 से लेकर 1901 तक राज करती है और इसी पीरियड को या इसी काल को हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा विक्टोरियन एज की सोसाइटी के बारे में बात करें कि वहाँ का समाज कैसा था। तो बच्चों वहाँ की सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे थे, मतलब विक्टोरियन एज जो है ना
अ पीरियड ऑफ ग्रेट चेंज, ये एक पीरियड ऐसा था जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। कौन कौन से चेंजेस हुए चलिए देखते हैं। तो ये कहलाता है अ पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल चेंजेस। इस टाइम में हिस्टोरिकल चेंजेस भी हुआ, अभी आपने देखा एज चेंज हो गया, रोमांटिक पीरियड से अब हम विक्टोरियन एज में आ गए। सोशल चेंजेस, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, अभी हम नीचे देखते हैं एक एक करके। इसी एज में इकोनॉमिक प्रोग्रेस था, मतलब इस एज में बच्चों इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज की बाढ़ आ गई थी। मतलब इस एज में लोग इकोनॉमी की तरफ, पैसे रुपए उद्योग की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग गए थे। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत चरम सीमा पे थी, या बहुत रैपिडली थी, तेज गति से चल रही थी। लेकिन इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ सोसाइटी में दो चीज़ें और थी, पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन। अब आप कहोगे पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन कैसे था अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी? तो बच्चों ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस किसके लिए थी? ओनली फॉर रिच पर्सन। जो अमीर थे वो अमीर होते जा रहे थे और भी अमीर होते जा रहे थे, और जो बेचारे गरीब थे वो गरीब ही थे, और उनका क्या करते थे? शोषण होता था। शोषण कैसे होता था? एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता था कि कई कंपनी बहुत सारी खुल गई, उन पे मजदूर लगा दिए जाते थे, और वो मजदूर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई रूल्स नहीं था कि इतने घंटे वर्क करेंगे या इतनी सैलरी मिलेगी। मतलब जम के उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था या उनका शोषण हो रहा था। तो ये कैसा एज था? इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ पॉवर्टी भी थी यहाँ पे और एक्सप्लॉयटेशन भी था। नेक्स्ट, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। अब अभी मैंने बताया कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस किसके लिए थी? रिच के लिए। तो सीधी सी बात है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब वही है, तो गैप बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या था? रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप था ना, वो बढ़ गया था इस एज में आकर के। आगे बात करें, मटेरियल एंड कॉमर्शियल सक्सेस। सीधी सी बात है, अगर उद्योग में आप सक्सेस हो रहे हो, इकोनॉमी में आप सक्सेस हो रहे हो, तो ये कुछ ना कुछ चेंज लेकर के आएगा। तो ये क्या लेके आया? स्प्रेड मोरल डिके इन सोसाइटी। मतलब नैतिक रूप से सोसाइटी का नैतिक रूप से पतन होते जा रहा था। किसकी वजह से? मटेरियल और कमर्शियल सक्सेस की वजह से। कैसे? तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर कोई अमीर होता जा रहा है तो उनके अंदर मोरालिटी खत्म होती जाती है, उनके अंदर फीलिंग्स खत्म होती जा रही, वो एक्सप्लॉयटेशन पे आ जाएंगे, लोगों का शोषण करें, अपने आप को और भी अमीर बनाएं या अपने आप को और भी रिच करें। इसके लिए वो रूल्स रेगुलेशन मोरालिटी इन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। तो सीधी सी बात है कि मटेरियलिज्म बढ़ा, कमर्शियल सक्सेस बढ़ा, तो ये क्या लेकर के आया? मोरल डिके इन सोसाइटी। मतलब सोसाइटी का नैतिक पतन होते जा रहा था, लोग अपने आप को अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा रहे थे। आगे, रैपिड इंक्रीज इन द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। अभी मैंने आपको बताया कि ये कौन सा टाइम था? इंडस्ट्री का और फैक्ट्रीज का। तो बहुत तेज गति से ये दोनों बढ़ रहे थे। बच्चों, सोसाइटी में चेंज के साथ साथ ह्यूमन लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस थे, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लागू हो गए थे, लेकिन वहीं पे जो वुमेन्स की कंडीशन थी, जो औरतों की कंडीशन थी, वो बहुत बुरी थी। कैसे? देखते हैं। मोरल, आपने यहां देखा कि मोरालिटी डाउन होती जा रही है। तो अब मोरालिटी को ऊपर लाने के लिए या मोरालिटी को कायम रखने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? सीधी सी बात है, किसी समाज में अगर बुराई है तो उस बुराई को दूर करने के लिए और अच्छाई लाने के लिए किन लोगों की जिम्मेदारी होती है? या तो राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, या ऑथर्स होते हैं, या फिर वो समाज सुधारक होते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय जैसे। तो इन लोगों की जिम्मेदारी है। तो इस टाइम पे जो लिटरेचर या जो वर्क्स लिखे जाने लग गए ना, वो मोरालिटी के ऊपर बेस्ड करके, मतलब मोरल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो उससे रिलेटेड कह रहे हैं कि हम मोर स्ट्रेस ऑन मोरालिटी, स्ट्रिक्ट कम्युनल कोड वॉज इन्फोर्स्ड। मतलब इस टाइम में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया? मोरालिटी, नैतिकता के ऊपर, कि आदमी को किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। और इस मोरालिटी को लागू करने के लिए स्ट्रिक्ट कम्युनल कोड, मतलब एक मजबूत नियम कानून लागू कर दिया गया। किसके ऊपर? सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर। इन्फोर्स्ड मतलब उस पर लागू कर दिया गया, दबाव दिया गया। तो सीधी सी बात है, मोरालिटी कायम करने के लिए क्या किया? कम्युनल कोड लागू कर दिया, मतलब नागरिक संहिता या नागरिक कानून लागू कर दिया गया जबरदस्ती। दीज कोड वर
हार्शर फॉर वुमेन। और ये जो कोड्स लागू हुए थे ना, ये सबसे ज़्यादा नुकसान या सबसे ज़्यादा हार्श या कठोर किसके लिए थे? तो औरतों के लिए कठोर थे। मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए बुरा हो साबित हो रहा था ये कोड, तो वो किसके लिए हो रहा था? वुमेन्स के लिए। क्यों हो रहा था? तो अब बताते हैं। देखो, अ फेमिनाइन कोड ऑफ कंडक्ट वॉज लेविड ऑन देम। मतलब औरतों के लिए एक अलग कानून बनाया गया और उनके ऊपर लागू कर दिया गया। और ये कानून क्या दर्शाता था कि इट डिस्क्राइब्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। मतलब औरतों की जिंदगी का हर एक पहलू, कि उनको कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बात करना है, सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे रूल्स लागू कर दिए गए। तो औरतों के लिए तो बहुत ज़्यादा ये बंधन साबित हो रहा था। उनको चारों तरफ से बंधनों में बांध दिया गया था इन कोड्स की वजह से या इन रूल्स की वजह से। तो यही बता रहा है कि फेमिनाइन कोड ऑफ कंडक्ट वॉज लेविड ऑन देम। मतलब औरतों के ऊपर एक औरतों वाला कानून लागू कर दिया गया, औरतों के लिए जो बनाया गया था कानून लागू कर दिया गया। और ये कानून उनकी जिंदगी के हर एक पहलू को, हर एक हिस्सों को क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। फ्रॉम प्रॉपर अटायर्स, अटायर्स मतलब बच्चों ड्रेस, पोशाक, मतलब वो किस तरह से पहने अपने कपड़े, और साथ ही साथ हाउ टू कन्वर्स, वो लोगों से बात करें तो किस तरह से बात करें। अभी मैंने आपको बताया कि उनकी ज़िंदगी के हर एक पहलू के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर दिए गए। तो औरतों की ज़िंदगी और भी बदतर हो गई इस एज में आकर के। साथ ही साथ द रोल ऑफ वुमेन वॉज एंजल्स ऑफ द हाउस टू डोमेस्टिक कन्फाइंस। मतलब औरतों का जो रोल होता था समाज में, वो क्या थी? वो एंजल्स हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता था वो अपने घर की एंजल्स हैं, और उनको डोमेस्टिक कन्फाइंस, उनको घर के बंधनों में या घर की सीमाओं में बांध करके रख दिया जाता था। मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर ही रहना, एक एंजल की तरह जिंदगी जीना। तो इनका रोल कैसा था? एक एंजल्स की तरह था, और ये अपने घरों में कैद से जिंदगी जीती थी। साथ ही साथ प्रोफेशनली, अगर वो व्यवसाय के रूप में जाना चाहें तो प्रोफेशनली उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। वो तो या तो बन सकती थी गवर्नेस किसी बच्चों की या किसी छोटी बच्ची की, जिसको आप धाय बोलते हो, या उसकी देख रेख करने वाली, उसको सिखाने वाली, तो गवर्नेस बन सकती थी, या वो टीचर बन सकती थी। मतलब प्रोफेशनली अगर उनको कोई छूट थी तो वो दो ही जॉब कर सकती थी, या तो वो गवर्नेस बन सकती थी या वो टीचर बन सकती थी। ये भी कहाँ बन सकती थी? ओनली इन रिच फैमिली। ओपनली कहीं भी नहीं बन सकती थी, केवल रिच फैमिली में। मतलब इस जॉब को चूज करने के लिए भी उनके पास बाध्यता थी कि इनको इसी जगह पे केवल जॉब कर सकती हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से बाउंड थी। साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक की बात करें, ये लोग इकोनॉमिकल किसके ऊपर डिपेंड रहती थी? या तो ये अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती थी, या ये अपने फादर्स के ऊपर डिपेंड रहती थी। मतलब रुपए पैसे के मामले में इनको आज़ादी नहीं थी। अगर ये जॉब भी करती थी तो वो घर में ला करके पैसे दे देना है, और उन पैसों पे किसका कब्जा होता था या किसका रूल होता था? उनके फादर्स का, उनके हस्बैंड का। तो इसलिए औरतों के लिए ये सोसाइटी या एज बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी। यहाँ तक कि अगर हम बात करें इस एज में औरतों को राइटिंग, कई सारी औरतें आई, जैसे चार्लोट ब्रॉन्टे हैं, ब्रॉन्टे सिस्टर हैं, 3 ब्रॉन्टे सिस्टर हैं, एने ब्रॉन्टे, चार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे। ये लोग जो अपनी नॉवेल्स लिखते थे ना, तो इन लोगों को अपने नाम से नॉवेल पब्लिश करने की आज़ादी नहीं मिलती थी। तो ये लोग किसी और को ढूंढते थे, किसी के नाम से पब्लिश करवाते थे अपनी नॉवेल्स। इतनी पाबंदी थी इन लोगों के ऊपर। तो बच्चों, आज के क्लास में हमने विक्टोरियन एज के कुछ फीचर्स को देखा हमने, और ये भी बताया विक्टोरियन एज कैसे आया है, रोमांटिक पीरियड से चल के विक्टोरियन एज आने में क्या क्या स्टेप्स आए, और फिर हमने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पूरी चर्चा की कि ये विक्टोरिया किसकी भतीजी थी? विलियम फोर्थ की भतीजी थी, जो 1837 पे ब्रिटिश या ब्रिटेन की राजगद्दी पे आती है और 1901 तक लगभग 64 साल तक राज करती है। इनकी सोसाइटी बहुत चेंजेबल थी, बहुत रैपिडली इसमें चेंजेस आए थे, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल और सोशल दोनों प्रकार के चेंजेस हो रहे थे। यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस था, साथ ही साथ यहाँ पॉवर्टी भी थी और यहाँ एक्सप्लॉयटेशन भी था। हमने ये भी बात किया कि यहाँ पे रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था, और हमने ये भी बात किया कि ये जो मटेरियलिज्म है और कमर्शियल सक्सेस है वो उसने समाज में मोरल डिके लेकर के आया, मतलब मोरलिटी डाउन किया समाज का।
और इस एज में या इस एज की सोसाइटी में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का कुछ ज़्यादा ही बोलबाला था। फिर हमने बात किया वुमेन्स का कंडीशन, जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि उनके ऊपर तरह तरह के रूल्स रेगुलेशन लागू कर दिए गए थे कि उनको कैसे ज़िंदगी जीना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे पहनना है, कैसे लोगों से बोलना है। प्रोफेशनली उन लोगों के पास दो ऑप्शन होते थे जॉब के लिए, या तो वो गवर्नेंस बन सकती थी या वो टीचर्स बन सकती थी, लेकिन ये भी केवल रिच फैमिली में ही बन सकती थी। इकोनॉमिकली वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होती थी या अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होती थी। तो इस तरह से हमने वुमेन्स कंडीशन के बारे में पढ़ लिया। तो बच्चों आज के विक्टोरियन एज वाली क्लास में या आज के इस लेक्चर में हमने विक्टोरियन एज के थोड़े से फीचर्स पढ़े। इसके कुछ और फीचर्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और फिर हम उसके बाद हम इस एज के राइटर्स के बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए